नमस्कार साथियों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग चुस्त दुरुस्त और मस्त होंगे। आवाज़ आ रही है? बताओ भाई, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तो एक बार सभी लोग यस सर बोलें और क्लास को आगे बढ़ाया जाए। बताओ भाई, आवाज़ आ रही ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, माने डायरेक्ट टैक्स कौन सा है। इसमें से पूछा गया निम्नलिखित में से, चार विकल्प दिए हो गए हैं और पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल नहीं है। तो जीएसटी, निगम कर, सीमा शुल्क या बिक्री कर। जल्दी बताएं सभी दोस्त, सभी भैया, सभी बहना, बताएं निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। बच्चे बता रहे हैं, कुछ लोग जीएसटी बता रहे हैं, कुछ लोग निगम कर बता रहे हैं, कुछ लोग सीमा शुल्क बता रहे हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग आंसर आ रहा है। मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में आपको विधिवत टैक्स के बारे में हमने पढ़ा दिया था कि कौन से टैक्स इनडायरेक्ट होते हैं, कौन से टैक्स डायरेक्ट होते हैं। लेकिन उसके बाद भी आप लोग आंसर देने में सक्षम नहीं है ना? बहुत बढ़िया। तो हम ही को बताना पड़ेगा। तो इसका आंसर जो होगा, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है मेरे भैया, मेरे सोना, आंसर क्या होगा? निगम कर होगा। निगम कर कैसा कर है? तो आप कहोगे डायरेक्ट टैक्स है। कैसा है भैया? डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। ऐसे ही तो क्वेश्चन आपसे इकोनॉमिक्स से पूछा जाएगा, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है, तो आप बताओगे इसमें से डायरेक्ट टैक्स जो है वो निगम कर है, ठीक है। और आपको हमने ये भी बताया था कि केंद्र सरकार से सबसे ज़्यादा अगर कर की प्राप्ति होती है तो किस कर से होती है? निगम कर से होती है, ठीक है जी। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो निगम कर जो है वो आपका प्रत्यक्ष कर का उदाहरण होता है, ठीक। जीएसटी के बारे में आप जानते हो, जीएसटी आपका कैसा कर है? तो ये भी आपका अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी के बारे में आप जानते हो, विश्व में सबसे पहले कहाँ लगी? विश्व में सबसे पहले जीएसटी कहाँ लगाई गई? सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुई? सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुई? तो सबसे पहले जीएसटी फ्रांस देश में लागू हुई। कहाँ से भैया? फ्रांस देश से लागू हुई। फ्रांस में ये कब लागू हुई थी? तो याद रखना 1954 ईस्वी में। फ्रांस में कब लागू हुई? 1954 में। जबकि भारत में कब लगी? अगर आपसे पूछे भारत में कब लगाई गई तो आप कहोगे सर 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में जीएसटी लागू हो गया था। अगर पूछे जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य असम राज्य था। बताओ भाई, बात सही है कि नहीं? आपसे पेपर में पूछा था कि भारत में जो ये जीएसटी मॉडल लिया गया है वो किस देश से लिया गया है? भारत में जीएसटी मॉडल कहाँ से लिया गया? अगर आपसे पूछे भारत का जीएसटी मॉडल, भारत का जीएसटी मॉडल कहाँ से लिया गया है? तो जीएसटी मॉडल लिया गया है कनाडा से। कहाँ से लिया गया भैया? कनाडा से लिया गया, ठीक है। कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। पेपर में आपसे पूछा जाता है दुनिया का क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दुनिया में क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा देश आपका कनाडा है। कनाडा की राजधानी लिख लो बच्चे, आंसर कभी कभी आपसे पूछ लेता है। तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। और इसकी मुद्रा जो है वो कनाडियन डॉलर है। एक बात और ध्यान रखो, किस बात की ध्यान रखोगे? कि कनाडा पेपर में आपसे पूछता है कनाडा किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो कनाडा जो है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे हम लोग बात करेंगे, ये तो क्वेश्चन था, अब हम लोग बात करेंगे किस पे? बताओ भाई, किस पर बात किया जाएगा? टैक्स हो गया। अब हम लोगों को बात जो करनी है वो करना है भारत में मुद्रा एवं बैंकिंग का विकास। हेडिंग क्या होगी? भारत में मुद्रा एवं बैंकों का विकास। क्या पढ़ेंगे? बैंकों का विकास, ठीक है। आप सभी लोग पैसा रखते हो, पॉकेट में होती है मनी, लेकिन आपसे पूछा जाए मुद्रा क्या होती है, अगर इकोनॉमिक्स की दृष्टि से पूछा जाए कि मनी या मुद्रा क्या होती है, तो क्या बताओगे? बताओ भाई।
तो सबसे पहले आपको इसमें क्या लिखना है, सबसे पहली जो हेडिंग होगी वो आपकी मुद्रा होगी। बताओ रोहन, क्या होगी मुद्रा? मुद्रा की परिभाषा बताओ जल्दी, बोलो भाई। मुद्रा की परिभाषा क्या होगी? वो जिससे आप किसी वस्तु को खरीदते हो, बेचते हो, है ना, वो आपकी मुद्रा है क्या? ऐसे साधारण भाषा में ना बोलो, है ना, अपनी इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलो भाई। मुद्रा क्या होती है? मुद्रा वस्तु विनिमय का माध्यम होती है। मुद्रा वस्तु विनिमय का एक माध्यम होती है जो सरकार के द्वारा वैधानिक एवं जनता के द्वारा स्वीकृत प्रदान होती है। मतलब क्या है, सरकार कहती है कि ये अलाउ, तो ये मुद्रा चली। माने मुद्रा जो है सरकार द्वारा वैधानिक एवं जनता द्वारा स्वीकृत प्रदान की गई होती है। सरकार अगर मान लो भी 25 पैसे को दे, आपको कोई 25 पैसा दे, तो क्या आप लेंगे? क्योंकि अब वो सरकार के द्वारा अवैधानिक हो गई है, उसको मान्यता नहीं प्राप्त है मुद्रा की, इस कारण से वो मुद्रा के चलन से बाहर हो गई है। समझ पा रहे हो? तो मतलब कहने का ये है कि मुद्रा वस्तु विनिमय का एक माध्यम है। बहुत अच्छा पॉइंट है। मुद्रा वस्तु विनिमय का एक माध्यम है। मुद्रा वस्तु विनिमय का, मुद्रा वस्तु विनिमय का एक माध्यम है। क्या है? एक माध्यम है। मुद्रा वस्तु विनिमय का एक माध्यम होती है। क्या होती है? माध्यम होती है, जो सरकार के द्वारा वैधानिक, जो सरकार के द्वारा, जो सरकार के द्वारा वैधानिक एवं जनता द्वारा, एवं जनता द्वारा, एवं जनता द्वारा स्वीकृत प्रदान होती है। स्वीकृति प्रदान होती है। मतलब यह है कि अगर सरकार ने उसको मान्यता दे दी है तो फिर जनता को उसे स्वीकार करना पड़ेगा। आज मुद्रा के प्रचलन से बाहर है 25 पैसा 10 पैसा, है ना, लेकिन अभी सरकार वैधानिक कर दे कि भाई 10 पैसे की सिक्का, 20 पैसे का सिक्का, ये सब चलेगा और आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप मना नहीं कर सकते हो कि ये हम नहीं लेंगे। अगर आप मना करते हो तो आपके खिलाफ आवाज उठ जाएगी और आपको उस मुद्रा को ग्रहण करना पड़ेगा। मतलब क्या है? मुद्रा क्या है? मुद्रा वस्तु विनिमय का एक माध्यम होती है। जैसे आपको दाल लेने जाना है, जब आप पैसा देंगे तभी तो दाल मिलेगी। अगर मान लो किराना की दुकान है और किराना के दुकान पे मान लो पैसा नहीं है आपके पास और आप नए जूता ले आओ 200 रुपए के, ठीक है, 200 रुपए के जूता ले आओ और तुम्हें 1 किलो दाल लेना है। दाल की कीमत 160 रुपए मान लो अरहर की है और जूते तुम्हारे 200 रुपए के हैं, तो क्या वो दुकानदार जूता लेकर तुमको दाल देगा? तो नहीं देगा, बोलेगा मुद्रा लाओ, ये नहीं लेंगे क्योंकि ये सरकार के द्वारा वैधानिक नहीं है, वो मुद्रा नहीं है। ठीक है, ये वस्तु विनिमय प्रणाली में पहले चलता था, वस्तु विनिमय प्रणाली भी होती, लेकिन यहाँ किसकी बात चल रही है? मुद्रा की। तो मुद्रा वस्तु विनिमय का एक माध्यम होती है जो सरकार के द्वारा वैधानिक एवं जनता के द्वारा स्वीकृत प्रदान होती है। ठीक है, अब आप और जानो, मुद्रा कई प्रकार की होती हैं। हेडिंग डालो, मुद्रा के प्रकार। हेडिंग क्या होगी भाई? मुद्रा के प्रकार। मुद्रा के प्रकार। ठीक है, मुद्रा के प्रकार। अब हमें यह पढ़ना है कि मुद्रा कितनी प्रकार की होती है। मुद्रा के प्रकार के बारे में हमें पढ़ना है। बताओ भाई, मुद्रा के प्रकार के बारे में पढ़ना है कि नहीं? जी बिल्कुल पढ़ना। आवाज आ रही है? आवाज अभी आ रही है? ठीक है भाई, थोड़ा बहुत अगर आ रही है तो हम आपके सेल चेंज कर लेते हैं। बताओ भाई, आवाज आ रही ना? किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है?
मुद्रा के प्रकार के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले नजदीकी मुद्रा के बारे में पढ़ें। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहली मुद्रा है नजदीकी मुद्रा। कौन सी मुद्रा है? नजदीकी मुद्रा। ऐसी वस्तु जो मुद्रा में, इसकी परिभाषा है ऐसी वस्तु जो मुद्रा में, ऐसी वस्तु जो मुद्रा में न्यूनतम हानि तथा कम समय में, क्या कम समय में परिवर्तित हो जाए, कम समय में परिवर्तित हो जाए, कम समय में परिवर्तित हो जाए, नजदीकी मुद्रा कहलाती है। नजदीकी मुद्रा कहलाती है। क्या कहलाती है? नजदीकी मुद्रा कहलाती है। ठीक है, ऐसी मुद्रा जो कम समय में न्यूनतम हानि तथा कम समय में परिवर्तित हो जाए, क्या कहलाती है? नजदीकी मुद्रा कहलाती है। बताओ भाई, सही है कि नहीं? इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अगर पूछा जाए कि नजदीकी मुद्रा का उदाहरण बताओ, तो ट्रेजरी चालान को सबसे नजदीकी मुद्रा माना जाता है। क्या? ट्रेजरी चालान को, ट्रेजरी चालान को सबसे नजदीकी मुद्रा माना जाता है। सबसे नजदीकी मुद्रा किसे माना जाता है? ट्रेजरी चालान को सबसे नजदीकी मुद्रा माना जाता है। ट्रेजरी चालान को सबसे नजदीकी मुद्रा माना जाता है। तो ये आपकी हो गई नजदीकी मुद्रा। दूसरी आपकी है गर्म मुद्रा। दूसरी है गर्म मुद्रा। दूसरी कौन सी है? गर्म मुद्रा। ठीक है, अब गर्म मुद्रा क्या है? ऐसी वस्तु जिसके अंदर पलायन करने की शक्ति सबसे ज्यादा होती है। ऐसी वस्तु या ऐसी मुद्रा लिख लो ना, ऐसी मुद्रा, ऐसी मुद्रा जिसमें पलायन करने की शक्ति, पलायन करने की शक्ति सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है, गर्म मुद्रा कहलाती है। गर्म मुद्रा कहलाती है। गर्म मुद्रा कहलाती है। ऐसी मुद्रा जिसमें पलायन करने की शक्ति सबसे ज्यादा होती है, गर्म मुद्रा कहलाती है। एक मुद्रा है कठिन मुद्रा। एक कौन सी मुद्रा है? कठिन मुद्रा, डिफिकल्ट मनी। ऐसी मुद्रा जो आसानी से उपलब्ध ना हो, ऐसी मुद्रा जो आसानी से उपलब्ध ना हो, ऐसी मुद्रा जो आसानी से उपलब्ध ना हो, ऐसी मुद्रा जो आसानी से उपलब्ध ना हो और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी वृद्धि, या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उस मुद्रा के मूल वृद्धि दिखाई दे, उस
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उस मुद्रा की मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दिखाई दे, मूल्य में वृद्धि दिखाई देती हो, ऐसी मुद्रा क्या कहलाती है? कठिन मुद्रा कहलाती है। बोलो भाई, बात समझ में आई? गर्म मुद्रा ऐसी मुद्रा जिसमें पलायन करने की शक्ति सबसे ज्यादा होती है, गर्म मुद्रा कहलाती है। दूसरी क्या है? कठिन मुद्रा कौन सी है? ऐसी मुद्रा जो आसानी से उपलब्ध ना हो और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उस मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दिखाई देती हो, ऐसी मुद्रा क्या कहलाती है? कठिन मुद्रा कहलाती है। अगली है सस्ती मुद्रा। सस्ती मुद्रा ऐसी मुद्रा जो आसानी से प्राप्त की जा सके, ऐसी मुद्रा जो आसानी से प्राप्त की जा सके और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मूल्य में गिरावट दिखाई दे, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मूल्य में लगातार गिरावट दिखाई दे, में लगातार गिरावट दिखाई दे, क्या कहलाती है? सस्ती मुद्रा कहलाती है। सस्ती मुद्रा कहलाती है। क्या कहलाती है? सस्ती मुद्रा कहलाती है। बोलो भाई, दिक्कत सही है? समझ में आई बात? ऐसी मुद्रा जो आसानी से प्राप्त की जा सके, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मूल्य में लगातार गिरावट दिखाई दे, ऐसी मुद्रा कैसी कहलाती है? सस्ती मुद्रा कहलाती है। अगला है मुद्रा की मांग क्या होती है? मुद्रा की मांग है मुद्रा की मांग। मुद्रा की मांग आप जानते हो, जब कोई वस्तु है ना, कोई वस्तु में उत्पादन कम होगा तो उसकी मांग बढ़ती है, घटती है? जब महंगाई बढ़ती है ना, जब किसी वस्तु का उत्पादन कम होगा तो उसकी महंगाई बढ़ेगी कि घटेगी? तो उसकी महंगाई बढ़ेगी, है ना? बहुत बढ़िया। तो लिख लेना, एक वर्ष में उत्पादित वस्तु व सेवा की मात्रा, एक वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवा की मात्रा गुणे कीमत, ये क्या कहलाती है? ये वस्तु की मांग कहलाती है। पेपर में आपसे पूछे वस्तु की मांग क्या होती है, ठीक है, तो आप बताओगे एक वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवा की मात्रा गुणे कीमत जो होती है वो मुद्रा की मांग कहलाती है। बोलो भाई। अब आपसे पूछे मुद्रा की पूर्ति क्या होती है? आपसे पूछे मुद्रा की पूर्ति क्या होती है? मुद्रा की पूर्ति, वो तो मांग हो गई, ठीक है। अब आपसे पूछे मुद्रा की पूर्ति क्या होती है, तो मुद्रा की मांग गुणे उसकी चलन शक्ति।
मुद्रा की मांग इंटू उसकी चलन शक्ति, उसकी चलन शक्ति, ये क्या कहलाती है? मुद्रा की पूर्ति कहलाती है। मुद्रा की मांग गुणे उसकी चलन शक्ति जो होती है वो क्या कहलाती है? आपकी मुद्रा की पूर्ति कहलाती है। बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा। अब आपसे आगे पूछे भारत में बैंकों का विकास, अगली हेडिंग होगी भारत में बैंकों का विकास। क्या होगी? भारत में बैंकों का विकास। भारत में बैंकों का विकास। ठीक है, भारत में बैंकों का विकास। भारत में बैंकों का विकास, हेडिंग आपकी होगी भारत में बैंकों का विकास। ऐसा स्थान जहां पर जनता के वित्त को सुरक्षित रखा जाए। क्या बोलेंगे? ऐसा स्थान। अब अगर भारत में बैंकों का विकास है तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे बैंक। क्या होगी? बैंक्स। ठीक है, बैंक हेडिंग होगी। अब बैंक क्या होती है? अगर आपसे कोई पूछे कि बैंक क्या होती है तो आप कहोगे ऐसा स्थान जहां पे जनता के पैसे को सुरक्षित रखा जाता है और मांग करने पर उसको उपलब्ध कराया जाए, यही क्या कहलाता है? बैंक कहलाता है। तो ऐसा स्थान जहां पर जनता के वित्त माने पैसा, ऐसा स्थान, ऐसा स्थान जहां पर जनता के वित्त, जनता के वित्त को सुरक्षित रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए एवं आवश्यकता पड़ने पर या जनता को जरूरत पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर, जनता को जरूरत पड़ने पर या मांग करने पर उपलब्ध कराया जाए, वित्त को पड़ने पर वित्त को उपलब्ध कराया जाए, वित्त को उपलब्ध कराया जाए, उपलब्ध कराया जाए, बैंक कहलाती है। क्या कहलाती है? बैंक कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? बैंक कहलाती है। बोलो भाई, किसी प्रकार की समस्या? कोई समस्या किसी प्रकार की बोलो। मुद्रा की पूर्ति हमने पढ़ाया, मुद्रा की मांग गुणे उसकी चलन शक्ति। भारत में बैंकों का विकास कैसे हुआ, धीरे धीरे इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपसे यही पूछ लिया जाए कि बैंक क्या होता है, तो आप यही बताओगे कि जिसमें पैसा जमा होता है वही बैंक होती है, निकासी होती है वही बैंक होता है। लेकिन अगर आप और अच्छी भाषा में समझें तो ऐसा स्थान जहां पर जनता के वित्त को सुरक्षित रखा जाता है और जब जनता को आवश्यकता होती है ना, जब जनता को आवश्यकता होती है तो क्या होता है? वित्त को उपलब्ध कराया जाए, ऐसे स्थान को क्या कहा जाता है? बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैंक कहा जाता है। बैंक का मुख्य कार्य अपनी साख का सृजन करना होता है। बहुत अच्छा पॉइंट है, लिख लीजिएगा। अगर कोई पूछे बैंक का मुख्य कार्य, तो बैंक का मुख्य कार्य अपने साख का सृजन करना होता है, साख का सृजन करना होता है। साख का, बैंक का मुख्य कार्य अपने साख का सृजन करना
होता है। साख का सृजन करना, जिससे वादा लिया उसको पूरा करना। ये नहीं कि जैसे आपने पैसा बैंक में जमा कराया और जब आप लेने गए पैसा तो उसमें पैसे नहीं, ठीक है, तो ये उसकी साख पे गिरावट आ जाएगी। इसलिए साख को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। साख सृजन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह जनता के धन को स्वीकार करते हैं और उन्हें ऋण उपलब्ध कराते हैं। और एक चीज है, बैंकें जो हैं वो जनता के धन को एकत्रित करते हैं और उससे क्या करते हैं, ऋण भी उपलब्ध कराते हैं। अपने पास से कुछ थोड़ी ना देंगे, है ना। भारत में वित्त लेन देन का कार्य दो प्रकार से होता है। भारत में वित्त का लेन देन कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से। भारत में वित्त का लेन देन दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है ना। कुछ साहूकार लोग होते हैं, वो पैसा वैसा रखे रहते हैं और समय समय पर आपकी मदद करते हैं और आपसे ऋण भी लेते हैं। साहूकार, जमींदार एवं सूदखोर आदि के माध्यम से किया जाता है। पहला क्या है, पहला क्या है, साहूकार, और बताओ भाई, साहूकार हो गए, जमींदार हो गए, क्या हो गए, जमींदार हो गए, और सूदखोर हो गए। सूदखोर जो ऋण पे ब्याज देते हैं ना, सूदखोर। साहूकार, जमींदार एवं सूदखोर आदि के माध्यम से किया जाता है। सूदखोर आदि के माध्यम से किया जाता है क्या, वित्त का लेन देन किया माध्यम से किया जाता है। ठीक भैया, ये क्या हो गया, जिसे गैर संस्थागत बैंक भी कहा जाता है। इसे गैर संस्थागत बैंक भी कहा जाता है, बैंक भी कहा जाता है। ठीक है। भारत में वित्त का लेन देन दो प्रकार से होता है। पहला क्या है, साहूकार, जमींदार, सूदखोर आदि के माध्यम से किया जाता है। इसे गैर संस्थागत बैंक भी कहा जाता है। आप लोगों को पता है पहले के समय में क्या होता था, बड़े बड़े साहूकार, बड़े बड़े जमींदार लोग पैसा अपने पास रखते थे और उसके बाद छोटी जनता को देते थे और मनमानी तरीके से क्या करते थे, उनसे ब्याज भी वसूल लेते थे और ब्याज नहीं दे पाते थे तो उनकी जमीन भी हड़प ली जाती थी और उनके साथ कठोर कदम भी उठाए जाते थे। लेकिन ये कैसी संस्था थी, एक गैर संस्थागत बैंक थी। कैसी थी, गैर संस्थागत बैंक थी। दूसरा क्या है, अब दूसरा देख लीजिए। पहला तो ये हो गया, लेन देन दो प्रकार से होता, तो पहला ये, और दूसरा देखिए दूसरा किस तरीके से, दूसरा, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा किस तरीके का भैया, दूसरा है आधुनिक बैंक जिसे संस्थागत श्रेणी में शामिल किया जाता है। किसे, आधुनिक बैंक जिसे संस्थागत तरीके से, आधुनिक बैंक जिसे, आधुनिक बैंक जिसे संस्थागत श्रेणी में शामिल किया जाता है। संस्थागत श्रेणी में शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है। आधुनिक बैंक जिसे संस्थागत श्रेणी में शामिल किया जाता है। भारत में आधुनिक बैंकों की स्थापना यूरोपियों के आगमन से प्रारंभ होता है। भारत में आधुनिक बैंक, भारत में आधुनिक बैंकों की स्थापना यूरोपियों के आगमन से होती है। यूरोपियों के आगमन से होती है। ठीक है, इस बात को
ध्यान रखिएगा। ठीक, कि भारत में आधुनिक बैंकों की स्थापना यूरोपियों के आगमन से होती है, इस बात को ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे कि भारत में आधुनिक बैंकों की शुरुआत किसने किया था, तो यूरोपियों के आगमन से होता है। प्रारंभ में अंग्रेजों द्वारा अपने वित्त के लेन देन को संचालित करने के लिए एजेंसी ग्रह की स्थापना की गई है ना। यूरोपीय कार्यप्रणाली पर आधारित भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक। बहुत बढ़िया। क्या पढ़ेंगे? यूरोप कार्यप्रणाली पर आधारित, यूरोपीय कार्यप्रणाली पर आधारित, यूरोपीय कार्यप्रणाली पर आधारित, यूरोपीय कार्यप्रणाली पर आधारित भारत में स्थापित होने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक, भारत में स्थापित होने वाला, बहुत बार ये पूछा गया है, होने वाला पहला बैंक, पहला बैंक, या ऐसे लिख लो, पहला बैंक नहीं, पहली बैंक लिख लो और बढ़िया। होने वाली पहली बैंक का नाम, पहली बैंक का नाम क्या है? तो कहोगे बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या कहोगे? पहली बैंक का नाम बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। कौन सी है भैया? भारत में स्थापित होने वाली पहली बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। पहली बैंक कौन सी भैया? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बहुत बार पेपर में पूछा गया कि भारत में स्थापित होने वाली पहली यूरोपीय बैंक या यूरोपीय कार्यप्रणाली पर आधारित भारत में पहली बैंक का क्या नाम है? तो आप कहोगे बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसकी स्थापना बहुत पूछता है बच्चे, तो इसको भी ध्यान रखना। इसकी स्थापना कब हुई थी? बोलो भाई। इसकी स्थापना, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना, तो आप कहोगे 1770 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना भारत में कब हुई? तो आप कहोगे 1770 ईस्वी में एलेक्जेंडर ऑफ कंपनी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? एलेक्जेंडर ऑफ कंपनी के द्वारा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, एलेक्जेंडर ऑफ कंपनी के द्वारा, एलेक्जेंडर ऑफ कंपनी के द्वारा इस बैंक की स्थापना की गई थी। एलेक्जेंडर ऑफ कंपनी। कभी भी आपसे पूछ ले कि भारत में हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई? आंसर आएगा 1770 ईस्वी में। और पूछे किसके द्वारा, किस कंपनी के द्वारा किया गया था? तो आप कहोगे एलेक्जेंडर ऑफ कंपनी के द्वारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 ईस्वी में किया गया था। इसमें पूंजी का निवेश निजी क्षेत्रों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पूंजी का निवेश जो था, पूंजी का निवेश जो था वो निजी क्षेत्रों के द्वारा किया गया था, निजी क्षेत्रों के द्वारा किया गया था। क्षेत्रों के द्वारा, सरकार से कोई मतलब नहीं था, के द्वारा किया गया था। तब कोई सरकारें नहीं थी, संविधान नहीं था, भारत शासन चल रहा था। अलग अलग लोगों को पूंजी का निवेश निजी क्षेत्रों के द्वारा किया गया था। ठीक है, निजी क्षेत्रों के द्वारा किया गया था। इस बात को ध्यान रखना। बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहली यूरोपीय कामकाज पर आधारित कौन सी बैंक थी, उसका नाम बताओ। तो आप कहोगे यूरोपीय कार्यप्रणाली पर आधारित भारत में स्थापित होने वाली पहली बैंक का नाम बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। इसकी स्थापना कब हुई? 1770 ईस्वी में हुई। किसके द्वारा बैंक की स्थापना की गई थी, किस कंपनी के द्वारा? तो आप कहोगे एलेक्जेंडर ऑफ कंपनी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें जो पूंजी का निवेश हुआ था वो निजी लोगों के द्वारा, निजी क्षेत्रों के द्वारा किया गया था। बताओ भाई, इसमें कोई दिक्कत? अगर इतने में कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं कि आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, कौन कौन सी चीजें आज हम लोगों ने पढ़ रखी है। थोड़ी सी एक बार दोहरा लेते हैं तेजी से, है ना। ये था पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से
कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो मैंने आपको बताया कि जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर है, सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर है, बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर है, जो निगम कर है ये आपका प्रत्यक्ष कर है। और आपको हमने ये भी बताया था डायरेक्ट टैक्स इसको बोलते हैं, ठीक है। और हमने ये भी बताया था कि विश्व में थोड़ी देर के लिए चली गई थी आवाज। बोलो भाई, आवाज आ रही? जी बिल्कुल आ रही ना, ठीक है। तो हमने बताया कि भारत में जीएसटी, ये सब कुछ आपको बताया। और ये भी हमने आपको बताया कि जीएसटी मॉडल किस देश से लिया गया था? तो जीएसटी मॉडल कनाडा से लिया गया था। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। कनाडा किस महाद्वीप का देश है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है। बोलो भाई, कोई दिक्कत? आगे हम लोगों ने क्या बात की थी? फिर हम लोगों ने बात किया था कि भारत में मुद्रा एवं बैंकों का विकास कैसे हुआ। भारत में मुद्रा और विकास, बैंकों का विकास किस प्रकार से हुआ? तो सबसे पहले हमने आपको मुद्रा के बारे में पढ़ाई थी, मनी के बारे में, मुद्रा के बारे में, कि मुद्रा क्या होती है। तो मुद्रा वस्तु विनिमय का एक माध्यम होती है जो सरकार के द्वारा वैधानिक एवं जनता के द्वारा स्वीकृति प्रदान होती है। हमने आपको बताया था कि सरकार चाहे तो आज जो पैसे नहीं चल रहे हैं, चलन में जो मुद्राएं नहीं हैं, जैसे 5 पैसे 10 पैसे की बात किया जाए, और सरकार अभी अनाउंस कर दे कि भाई कल से ये सभी मुद्राएं अपने चलन में आ जाएंगी और कोई भी व्यक्ति इनको लेने से मना नहीं कर सकता है। अगर कोई मना करता है तो फिर वो दंडनीय अपराध का भागीदार होगा। तो इस कारण से फिर वो मुद्राएं चलना शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे मुद्रा की परिभाषा ये होती है। आगे बात किया जाए मुद्रा के प्रकार, तो मुद्रा हमने बताया कई प्रकार होते हैं। सबसे पहले नजदीकी मुद्रा, ऐसी वस्तु जो मुद्रा में न्यूनतम हानि तथा कम समय में परिवर्तित हो जाए, नजदीकी मुद्रा कहलाती है। जैसे ट्रेजरी चालान को सबसे नजदीकी मुद्रा माना जाता है। ट्रेजरी चालान को सबसे नजदीकी मुद्रा माना जाता है। बाकी बात करते हैं गर्म मुद्रा की, हार्ड मनी की। तो ऐसी मुद्रा जिसमें पलायन करने की शक्ति सबसे ज्यादा होती है, गर्म मुद्रा कहलाती है। पलायन करने की शक्ति सबसे ज्यादा होती है, गर्म मुद्रा कहलाती है। बात करते हैं कठिन मुद्रा, ऐसी मुद्रा जो आसानी से उपलब्ध ना हो। सीधी सी बात है, कठिन तभी तो है। ऐसी मुद्रा जो आसानी से या सरलता से प्राप्त ना हो और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उस मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दिखाई देती हो, लगातार वृद्धि दिखाई देती हो, ऐसी मुद्रा क्या कहलाती है? तो आप कहोगे कठिन मुद्रा कहलाती है, डिफिकल्ट मनी। अगले क्वेश्चन, अगली मुद्रा की ओर चलते हैं, सस्ती मुद्रा, है ना। ऐसी मुद्रा जो आसानी से प्राप्त की जाए, भाई सस्ती और कठिन में यही है कि उल्टा कर दो परिभाषा। ऐसी मुद्रा जो आसानी से प्राप्त की जा सके, अंतरराष्ट्रीय स्तर में मूल्य में लगातार गिरावट दर्ज की जाए, उसे क्या कहते हैं? सस्ती मुद्रा कहा जाता है। तो कुछ इस प्रकार से आपकी कठिन मुद्रा, सस्ती मुद्रा, ये सब आपको दिखाई देती हैं। गर्म मुद्रा, ठीक है। आगे बात करते हैं मुद्रा की मांग क्या होती है। मुद्रा की मांग क्या होती है? एक वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवा की मात्रा गुणे कीमत जो होती है, मल्टीप्लाई कर दो। एक वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवा की मात्रा इनटू कीमत क्या कहलाती है? मुद्रा की मांग कहलाती है। आगे मुद्रा की पूर्ति क्या होती है? मुद्रा की मांग इनटू उसकी चलन शक्ति क्या कहलाती है? मुद्रा की पूर्ति कहलाती है। तो ये आपने मुद्रा के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब इसके बाद क्या बात करते हैं? भारत में बैंकों का विकास क्या होता है? भारत में बैंकों का विकास कैसे होता है या कैसे हुआ, धीरे धीरे हम लोग इस पर चर्चा करने वाले। तो सबसे पहले बैंक की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, डिफिनेशन पता होनी चाहिए, बैंक क्या होती है, ठीक है। सभी लोग जानते हो, फिर भी एक बार देखो। ऐसा स्थान जहां पर जनता के वित्त को सुरक्षित रखा जाए एवं जनता को जरूरत पड़ने पर वित्त को उपलब्ध कराया जाए, वह स्थान क्या कहलाता है? बैंक कहलाता है, ठीक है, बैंक।
अब बैंकों का मुख्य कार्य, अगर आपसे कोई पूछे कि बैंकों का मुख्य कार्य क्या होता है, तो अपने साख का सर्जन करना होता है। अपने साख को बनाए रखना ही बैंकों का सबसे बड़ा कार्य होता है। साख क्या होता है? जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने पैसे बैंक में जमा कर दिए, ठीक, जमा कर लिया बैंक ने, ठीक है, हम गारंटी लेते हैं कि सुरक्षित रहेगा, आपका पैसा सुरक्षित है। और बाद में जब कोई अपने पैसे को लेने जाए तो टाइम पे पैसा उसको ना मिले, इस प्रकार से उसकी साख क्या होगी? धीरे धीरे नीचे डाउन होती चली जाएगी। ठीक है, तो भारत में वित्त का लेन देन दो प्रकार से होता है। पहला क्या होता है? साहूकार, जमींदार, सूदखोर आदि के माध्यम से किया जाता है। इसे गैर संस्थागत बैंक भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं दूसरा कैसा है? तो आधुनिक बैंक, जिसे संस्थागत श्रेणी में शामिल किया जाता है। भारत में आधुनिक बैंकों की स्थापना किसके द्वारा की गई? भारत में आधुनिक बैंकों की स्थापना यूरोपियों के आगमन से शुरू होती है। किसके? यूरोपियों के आगमन से शुरू होती है। और यूरोपीय कार्यप्रणाली पर आधारित भारत में स्थापित होने वाली पहली बैंक का नाम, बहुत बढ़िया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, जिसकी स्थापना 1770 ईस्वी में की गई। और ये जो बैंक थी किस कंपनी के द्वारा स्थापित की गई थी? तो अलेक्जेंडर ऑफ कंपनी के द्वारा स्थापित की गई थी। और पूंजी का निवेश निजी क्षेत्रों के द्वारा किया गया था। तो हमने आपको फिर से एक बार रिपीट करा दिया। अब आपके समझ में बात आ गई होगी और आप भी अपने हिसाब से अच्छी तरीके से नोट्स बनाते चलेंगे। अगली क्लास में इसी के आगे से अब भारत में कैसे बैंकों का धीरे धीरे विकास हुआ, इसके बाद अवध कमर्शियल बैंक होगी, पंजाब नेशनल बैंक होंगी, भारतीय स्टेट बैंक होगी, इसी में आपको आरबीआई भी देखने को मिलेगी। ये सब बातें अगली क्लास में होने वाली हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे। जय हिंद साथियों।